welcome everyone. Let's begin with the next lecture, structures of power. So power का मतलब होता है the ability to shape outcomes, the ability to influence decision, result oriented power. तो किसी भी तरह का रिजल्ट या आउटकम लाने के लिए जो भी कैपेसिटी यूज की जाती है उसको पावर बोलते हैं। तो एक फिजिकल टर्म है, बट जब भी हम फॉर्म्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पावर। फिजिकल पावर है, इमोशनल पावर है, साइकोलॉजिकल पावर है, फाइनेंशियल पावर है और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम दो पावर की बात करेंगे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सो सवाल ये आता है कि इस वर्ल्ड में असल में पावर किसके हाथ में है। तो उसका जवाब ये है कि जो हम देखते हैं, जो भी हम न्यूज़ में, मीडिया में, बुक्स में, जर्नल में, एवरीडे इंटरेक्शन में जब हम जिस भी एंटिटी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि पावर उसके हाथ में है, तो असल में इन रियलिटी पावर जो है वो है स्ट्रक्चर के हाथ में। पावर इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। यानी जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो विजुअल आता है वो आता है फोर्स का। कि जब पावर मीन्स फोर्स, चाहे वो इमोशनल पावर हो, साइकोलॉजिकल पावर हो, फिजिकल पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो, तो वो एक तरह से एक वन टाइम अटैक की तरह हमारे विजुअल हमारे दिमाग में आता है कि वो है पावर। हम मीडिया वगैरह में भी वही देखते हैं, एक पंच, दैट्स पावर। या एक साथ करोड़ों रुपए में कोई चीज खरीद ली, वो है फाइनेंशियल पावर। या फिर कितने भी आपको कितने भी आपको तकलीफ मिली, वो आपने झेल लिया, दैट्स साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, इमोशनल पावर। तो ये व्यू है हमारे दिमाग में, ये विजुअल है हमारे दिमाग में। और वो विजुअल आया कहाँ से हमारे दिमाग में? वो आया मीडिया से। तो हम इसको, इसी फोर्स को, इसी विजुअल को सच मानते हैं। बट असल में पावर जो है, इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस। एक फोर्ट है, स्ट्रांग फोर्ट है, स्ट्रांग बिल्डिंग है, जिसमें फाउंडेशन है, पिलर्स है, वॉल्स हैं, रूफ हैं। और उसी में जो भी जो पावर है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसी के अंदर है। तो असल में पावर तो उस फोर्ट्रेस के पास है। तो यहाँ पे यही सवाल आता है कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर इब्राहिम लिंकन के अकॉर्डिंग अगर सिटीजन्स के पास पावर है, तो वो पावर सिटीजन्स एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाते? या फिर हम जो देख रहे हैं वो अलग चीज है, और पावर जो है अलग ही लोगों के पास है, एलिट्स के पास है। और इसका जवाब यही है कि हम एक नैरेटिव विजुअल देखते हैं पावर के बारे में। बाकी असल में पावर कोई फोर्स नहीं है, इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, जुडिशरी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, उन सब के अंदर उस वर्ल्ड व्यू को, उस ढांचे को, उस फिल्म को, उस मूवी को नेचुरल बनाया गया है। तो इसी वजह से जो हम डोमिनेंस देखते हैं, ये हमें नेचुरल लगता है। अगेन उसका कारण यही है कि हम जब भी, अब जो भी आपको बताया, जब भी इक्वेट करते हैं तो हमारे हिसाब से पावर मीन्स कोर्सन, पावर मीन्स विजिबल फॉर्म ऑफ पावर। बट यहाँ पे जो वर्ल्ड के अंदर जो भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जो पॉलिटिकल पावर है, इट इज इनविजिबल इन नेचर। इनविजिबल बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल। The power has been distributed among all those institutions: legislation, judiciary, media, then corporate houses, investment houses, मैन्युफैक्चरिंग हब, इन सब में। तो अब सेकंड सवाल आता है, ओके, जब हम ये कह रहे हैं कि पावर जो है वो पूरे वर्ल्ड में इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पावर एक्सरसाइज करते हैं, और इन सारे इंस्टीट्यूशन को हम एक फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, पावर फोर्ट्रेस। तो अगर ये पावर फोर्ट्रेस पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर ये पावर इंटरजेनरेशनल कैसे है? क्योंकि अगर इतने सालों से
हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से या जब से भी एक हम लोगों के पास वो अवेयरनेस आई है, जो जब से प्रिंट मीडिया है, जो मास कम्युनिकेशन है वो फैला है, और जब जब से लोग समझने लगे हैं कि आखिर पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेजिस्लेशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो जब जब से लोग वो चीज़ समझने लग गए हैं और वो यू नो वही चीज़ एक मैसिव स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, तो उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि पावर स्ट्रक्चरल है। यानी इसका मतलब कि मास कम्युनिकेशन के पहले से वो पावर उसी स्ट्रक्चर के पास है, उसी फोर्ट्रेस के पास है, और उस टाइम से लेकर अभी तक वही स्ट्रक्चर उस पावर को हैंडल कर रहा है। यानी उस टाइम से लेकर अभी तक जो मासेस हैं, जो पब्लिक इन जनरल हैं, वो किसी अलग नैरेटिव के अंदर है, और वही स्ट्रक्चरल पावर है उस फोर्ट्रेस की, वो इंटरजनरेशनल है। तो यानी यही जो स्ट्रक्चर है, इट इज रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। वही पावर एक से दूसरे जनरेशन में जा रही है। लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन पावर उसी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास रखी जाती है, तभी जाके वो पावर इतने लंबे टाइम तक है। तो इसमें जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बताएं, तो लेजिस्लेशन हो गया, जुडिशरी हो गया, कॉरपोरेट मीडिया हाउसेस, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, यू नो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, वो तो ठीक है। लेकिन जिनसे जो जो कम्युनिकेशन होता है मासेस का, या जो जो मासेस हैं पब्लिक इन जनरल, वो क्या समझ पाती, किससे वो रिलेट करती है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लीगल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो सब जो है, वो एक यू नो वो उस नैरेटिव को, उस डोमिनेशन को नेचुरल बनाते हैं। जैसे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे रिवॉर्ड कंपटीशन, और दे रिवॉर्ड इनइक्वलिटी, दे रिवॉर्ड सर्टेन काइंड्स ऑफ बिहेवियर, जो द सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन परचेसेस, सर्टेन लाइफस्टाइल आर इंसेंटिवाइज। फिर लॉ की बात करें तो लॉ, इट प्रोटेक्ट्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। फिर ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसीज दे फेवर पीपल विद एजुकेशन, विद कनेक्शंस। तो यहाँ पे कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है, इट इज सपोर्टिंग इटसेल्फ। बस ये है कि विजिबल फॉर्म ऑफ पावर है, वो हम लोग जो देख रहे हैं वो नैरेटिव के थ्रू है, और जो रियल पावर है, इट इज इनविजिबल इन नेचर। और इसको अंतोनियो ग्रामसी ने कहा, दिस इज कल्चरल हेगेमनी। कल्चरल हेगेमनी मीन्स यही जो जो रूलिंग एलिट्स हैं, या यही जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, you know they make this whole world view appear natural। तो उसकी वजह से क्या है कि पीपल दे नेवर क्वेश्चन दिस। जैसे कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो कास्ट सिस्टम इज कास्टेड डीप इनटू आवर कल्चर, तो वी नेवर क्वेश्चन इट। सिमिलरली जो पेट्रियार्की है, या जितने भी सर्टेन बिहेवियर्स हैं, कस्टम्स हैं, तो दे आर डीपली इनग्रेन इन आवर साइकोलॉजिकल मेमोरी, इन आवर कलेक्टिव मेमोरी, तो वी नेवर क्वेश्चन देम। तो सिमिलरली ये कल्चरल हिगेमनी है, जिसमें बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कोअर्सन के, जो डोमिनेशन है, दी जो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इट अपीयर्स नेचुरल। जैसे इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी को जस्टिफाई करने के लिए this structural nature of power, it has introduced merit। तो यहाँ पे कंपटीशन जो है, इट इट्स इट्स गिवन अ नेचुरल फॉर्म। तो यहाँ पे जब कंपटीशन नेचुरल रहेगा, इसका मतलब एक जुआ चल रहा है। जुआ यानी 200 लोग में से कोई एक ही उस चीज को पाएगा। 200 में से एक ही पाएगा, तो बाकी 199 जो है वो तो आउट ऑफ जॉब हो गए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी है, इसको भी एक नेचुरल फॉर्म दिया गया है बिकॉज ऑफ द नैरेटिव। फिर इसी नैरेटिव में आगे आते हैं, तो विजिबल एंड इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ पावर। सो अगेन ये जो चैप्टर है, इट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पावर। स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पावर, अगेन इट मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं,
जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, की इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर उन्हीं के पास है। तो यहाँ पे ये पावर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास बनाए रखने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो उस नैरेटिव के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो जैसे न सिर्फ ये है कि नो जो जो लीगल एस्पेक्ट है, लीगल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे तो विजिबल पावर हमें दिख जाती है। बट उसके अंदर, उसके बैकग्राउंड में, बिहाइंड द कर्टेन क्या डिस्कस हो रहा है, किस पे बात हो रही है, कौन सा आइडिया लिया जा रहा है, कौन सा आइडिया एक्सक्लूड किया जा रहा है, कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है उसको सेलेक्ट किया जा रहा है, कौन सा एक्सक्लूड किया जा रहा है, वो सब भी उस नैरेटिव के द्वारा शेप होता है। सो स्टीवन ल्यूक्स कॉल दिस थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर। थर्ड डायमेंशन मीन्स कि यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका जो साइकोलॉजिकल एको चैम्बर है वो क्रिएट किया जाता है। वो कैसे करते हैं? टू शेप देयर प्रेफरेंसेस। तो जब लोगों की प्रेफरेंस जो है वो किसी एक एक तरफ डाइवर्ट की जाती है, तो वहां पे फिर जो दूसरी डिमांड्स हैं, जो ऑपोजिट डिमांड्स हैं, जिनमें उस स्ट्रक्चर को, उस इंस्टीट्यूशन को खतरा है, वो होती नहीं है। जैसे अभी आपको ये समझाया कि अगर कंपटीशन होता है तो कंपटीशन की वजह से सिर्फ एक आदमी को जॉब मिलती है, 199 जो है वो तो बेरोजगार हो जाता है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी भी होती है। तो यानी जो भी ये इस जुए को आगे बढ़ा रहा है उसको तो फायदा ही फायदा है। जो लॉटरी वाला सिस्टम है, तो लॉटरी में आप अगर, जैसे यही 200 लोग हैं, उन 200 से 100 रुपए की लॉटरी लेते हैं, तो आपके पास टोटल, जो भी लॉटरी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उसके पास 20,000 आ गए। अब इसमें से वो 5,000 का रिवॉर्ड रखता है, तो उन 200 में से किसी एक को तो वो 5,000 मिल गए। लेकिन जो लॉटरी ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसके पास भी तो उसके ये सारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसके पास आ रहा है। सिमिलरली यही चीज जो है ये पूरे वर्ल्ड ओवर है कि जो पोवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, द रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये आइडिया जो है ये पॉलिसी डिबेट से बाहर ही रहते हैं। कारण कि लोगों का ध्यान जो है वो फिर पूरा सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, प्रेफरेंसेस हो गया, थर्ड डायमेंशन पावर हो गया, इस तरह से ये नैरेटिव जो है वो क्रिएट करते हैं। और यही वो आइडिया है जिसके थ्रू आइडियाज एंड नॉर्म्स, जो जो मैं जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो नैरेटिव है उस उस चीज को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, या फिर वेलफेयर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो अब उसको पॉलिटिकल की जगह अगर टेक्निकल प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दें, तो फिर तो सारा जो बर्डन जो है वो उन, वो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर है उनसे हट के फिर वो एक टेक्निकल इशू बन गया। तो सिमिलरली अगर पॉवर्टी है तो उसका रीजन यही देते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसको वो मिल जाएगा। बाकी जो दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसके लिए तो ऐसा कोई नियम है नहीं। जिसने जन्म लिया है, दुनिया तो की है ही है, क्योंकि जो पिछली वाली जनरेशन थी वो बहुत सारी जा चुकी है। अब जो है जनरेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए है। बट होता क्या है कि जब भी कोई, जो भी जनरेशन नहीं आती है, तो ऑलरेडी जो पास्ट जनरेशन है ना, वो इंटरजनरेशनली उस पावर को उस स्ट्रक्चर में लॉक रखती है। यानी पावर जो है उन्हीं फैमिलीज में या उन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर रिवॉल्व होती रहती है। खैर, तो अब इन्हीं स्ट्रक्चर ऑफ पावर में इसके तीन आइडियाज हैं। एक तो रूलिंग क्लास, फिर पावर एलिट्स एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। तो हम पहले रूलिंग रूलिंग क्लास की बात करते हैं। तो रूलिंग क्लास जो है ये एक मार्क्सिस्ट आइडिया है। तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ओनर क्लास है, उसके पास रहती है। यानी जो जो कैपिटलिस्ट क्लास है यही रूलिंग क्लास है, बिकॉज इसके पास ही वो पैसा है, इसके पास ही वही कैपिटल है। Those who owns means of production will control both political and economic power। फिर जैसे जो आइडिया है कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंगल्स का, कि जो the ideas of ruling class are the ruling ideas,
यानी जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ओनर क्लास है, वो जो कहती है, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनको सही लगता है, जो उनके प्रेफरेंसेस हैं, वही रूलिंग आइडियाज हैं, वही गवर्निंग आइडियाज हैं। इसका सिंपली मीनिंग कि जिस क्लास के पास पैसा है, वही क्लास पोलिटिकली एंड कल्चरली डोमिनेट करेगी। फिर ये है, नेक्स्ट आता है कि तो जिनके पास पैसा है उनके पास पॉलिटिकल पावर कैसे आ जाती है। नाउ एक सिंपल सी चीज कि जिसके पास भी पैसा होगा वो फिर उस जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगा। नाउ जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पावर की बात करते हैं, तो आपको अभी बताया कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो, चाहे वो कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी हो, फिर चाहे वो फाइनेंस आर्म हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हाउसेस हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, कॉरपोरेट हो, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके पास वो पावर है। तो अब यहाँ पे सारा रोल जो है वो पैसे का ही है, मनी का, कैपिटल का। इसी से दुनिया चलती है और इसी से ये स्ट्रक्चर चलता है। तो जिसके पास भी पैसा रहेगा वो इन सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो ब्यूरोक्रेसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो जो लोगों को जो जो नैरेटिव समझ में आता है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में उन्होंने किसी को चूज किया है, और वो जो उनकी जो चॉइस है, जो लेजिस्लेटर है, वो उनके बिहाफ में रिप्रेजेंट करते हुए कानून बनाएगा या गवर्न करेगा। तो सवाल ये आता है कि वो जो लेजिस्लेटर है उसको फाइनेंस किसने किया है। तो जिसने भी फाइनेंस किया है, तो अल्टीमेटली लेजिस्लेटर उसी की बात सुनेगा और उसी के आइडियाज होंगे। सिमिलरली ये जो जो भी पार्लियामेंट है या जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी जिनकी बात करते हैं, जो पॉलिटिकल आर्म है, तो पॉलिटिकल जो आर्म है वो उन्हीं की बात सुनेगी जिनके पास पैसा है। तो इसी वजह से जिनके पास पैसा होता है वो उसी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द दैट स्ट्रक्चर, दे हैव बिल्ट दिस स्ट्रक्चर। फिर जैसे आइडिया, जैसे मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है या मॉडर्न पॉलिटी है, इट स्ट्रांगली डिफेंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू नो कॉरपोरेटिज्म। तो उसके लिए आइडिया यही है कि कॉरपोरेटिज्म है तो उसी वजह से देश चल रहा है, क्योंकि उसी से फिर उन गवर्नमेंट को पैसा आता है, उसी से उनको रेवेन्यू आता है। तो और उनके साथ ही जो जो वो इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उस पे उसके अंदर आने के लिए जो भी आदमी या जो भी पॉलिटिकल पार्टी आना चाहती है, उसको भी जो फाइनेंस है, जो जो कैंपेन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए पैसा भी तो यही बिजनेसेस देते हैं। तो अल्टीमेटली वो उन्हीं के लिए करते हैं। और यहाँ पे ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, तो यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन एंड अमेरिकन, तो उन्होंने पब्लिक फंड को यूज करके उन्होंने उन बैंक को बेल आउट किया। सो बैंक्स वर बेल्ड आउट यूजिंग पब्लिक मनी। तो इसकी वजह से जो पैसा, लोगों का जो पैसा है, पब्लिक टैक्सेस, वो वहां पे किस लिए यूज हुए, वो उन्हीं बैंकों को बचाने के लिए। तो यानी यहाँ पे लोगों का पैसा इस स्ट्रक्चर को, इस कैपिटल को बचाने के लिए, इस मार्केट स्ट्रक्चर को बचाने के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे उन्होंने ये जस्टिफाई भी किया, बिकॉज कि अगर ये फाइनेंस रहेगा, पैसा रहेगा, मार्केट रहेगा, कॉर्पोरेट रहेगा, तभी जाके सब इंस्टीट्यूशन रहेंगे। तो यहाँ पे ये जैसा भी जस्टिफिकेशन था, बट अल्टीमेटली ये एक चीज दिखाता है कि ये जो पैसा है, जो फाइनेंस है, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पावर। फिर अब हम आगे देखते हैं कि जो क्लास पावर है, जो रूलिंग क्लास है, कैपिटल क्लास है, उसकी पावर स्ट्रक्चरल कैसे, यानी धीरे धीरे आपको सारे इंस्टीट्यूशन समझ में आएंगे। अभी जैसे आपने देखा है कि किस तरह से जो फाइनेंस है, इट इज बिल्ट इनटू दैट स्ट्रक्चर ऑफ पावर। सिमिलरली जो क्लास है, रूलिंग क्लास है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो ये है कि वो जो क्लास डोमिनेशन है, रिच वर्सेस पुअर,
एलीट वर्सेस पुअर। तो वो जो डोमिनेशन है वो क्यों हम सबको क्यों वो नॉर्मल एंड इनएविटेबल लग रहा है? क्योंकि अगर बाकी दुनिया देखें तो वी ऑल आर एनिमल्स, होमो सेपियंस, वी ऑल्सो बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। और हम में से सबकी एक ही सर्टेन जो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं कि वी वी आर बोर्न, देन वी लिव ए लाइफ एंड वी डाई। और यहाँ पे चाहे इलीट हो या कोई भी हो, ऑल ऑफ देम वी आर लिमिटेड अप टू दिस यूनिवर्सल रूल। और उनके लिए भी जो यूनिवर्सल फिनोमिना है अदर, सूरज भी उन्हीं के लिए उगता है, हमारे लिए भी उगता है। नदी नाले पानी और बिजली, जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है वो उनके लिए भी हमारे लिए भी है। तो फिर ये जो डिस्टिंक्शन है वो क्यों है? और सेकंड ये आता है कि अगर डिस्टिंक्शन है भी तो व्हाई हैव वी एक्सेप्टेड दिस दिस डिस्टिंक्शन, दिस डिफरेंस एज नॉर्मल, एज नेचुरल और इनहेबिटेबल? क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये डिफरेंस है, इट हैज बीन बिल्ट इनटू दैट नैरेटिव जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। हम बचपन से स्कूल के अंदर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजन है, जो कस्टम्स हैं, जो मीडिया है, हर जगह पे न्यूज़पेपर वगैरह हर जगह पे वही चीज़ हम बार बार देख रहे हैं, तो उसी वजह से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे ये वेल्थ डिस्पैरिटी की बात करते हैं, तो वेल्थ डिस्पैरिटी में ये जनरली कहता है कि जो वेल्थ इनइक्वलिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टैलेंट डिफरेंस। तो टैलेंट डिफरेंस है तो फिर भी डिफरेंस इतना थोड़ी होगा। यानी एक जो सीईओ है, सीईओ इज अर्निंग 100 टाइम्स मोर देन द अदर एम्प्लॉयज। तो ये जो डिफरेंस है 100 टाइम्स, और जो ओनर है, ओनर और जो बाकी जो एक किसी भी एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो डिफरेंस 1000 टाइम्स हो जाता है। जो बिजनेसेस हैं उनके उनकी जो सैलरी है, उनका जो प्रॉफिट है, और जो एम्प्लॉयज को मिल रहा है उनके बीच में डिफरेंस ये देख लीजिए। आप जो गिग वर्कर्स हैं उनको देख लीजिए, तो यानी गिग वर्कर्स का पेमेंट वो कितना है, और जो भी वो जो फैक्ट्री, चाहे जो कंपनी है, बिजनेस है, चाहे वो स्विगी कहें, जोमेटो कहें, अमेजोन कहें, कोई भी ई कॉमर्स साइट है, तो उनका कितना पेमेंट है, उनका कितना प्रॉफिट है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो टैलेंट की वजह से नहीं हो सकता। इतने फिर ये लोग या जो भी दूसरे काम कर रहे हैं वो गधे थोड़ी है, और जिनके पास टैलेंट है वो टैलेंट इस वजह से थोड़ी है। तो ये जो डिफरेंस है ये हम लोगों ने नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव। क्योंकि यही है कि यही नैरेटिव दिखाया जाता है, और उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो नहीं दिखाया जाता। क्योंकि दिखाने वाला जो सोर्स है, मीडिया, बुक्स, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जर्नल्स, या मूवीज कह सकते हैं, म्यूजिक कह सकते हैं, आर्ट वर्क कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सब के सब जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। तो उस वजह से दे हैवीली कंट्रोल व्हाट इज बीइंग शोन। जो अभी थर्ड डायमेंशन को के बारे में बात की कि वो प्रेफरेंसेस जो है उनको शेप करते हैं। तो जो नैरेटिव है वो उन्हीं के द्वारा शेप किया गया है, ताकि हम उसी चीज में देखें, उसके ऑल्टरनेटिव देखते ही नहीं है। और फिर ये है कि ये कि जो रूलिंग क्लास पावर जो है, इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। अगेन इट इज बिल्ट इनटू अ फोर्ट्रेस, एन इंटरजेनरेशनल फोर्ट्रेस, जहाँ पे ओवर द टाइम लोग चेंज होते रहते हैं, बट जो पावर है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड इट इज नॉट कंस्पिरेटोरियल, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, बट इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, इनविजिबल बट डायरेक्ट एंड इफेक्टिव। फिर ये है कि अगेन वही इकोनॉमी पे कंट्रोल, मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल। वो कैसे? कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। नाउ जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास पैसा है, तो उनका खुद का डिसीजन है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस इंडस्ट्री में एक्सपेंड करना है, और जो फैक्ट्रीज कहाँ लगानी है, कहाँ से रिलोकेट करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल फ्लाइट का डर हर एक गवर्नमेंट को रहता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे यही जो बिजनेसेस हैं ये एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं वर्ल्ड ओवर, कि अगर
आपके कंट्रीज में फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है, फेवरेबल इकोनॉमी नहीं है, तो हम अपना जो बिजनेस जो है वो कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो उसकी वजह से जो कोई भी गवर्नमेंट है उसको अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अनरेस्ट वगैरह और फॉलिंग रेवेन्यू ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो एक तरह से इट्स लाइक पेनफुल डिसीजन, इट्स डिस्टर्बेंस, अ प्रॉब्लम फॉर अ गवर्नमेंट। तो वो नहीं चाहते, तो इसलिए उनको जो कॉरपोरेट है, जो बिजनेसेस हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। इसी को फिर यू नो चार्ल्स लिंडब्लॉम ने इसको प्रिविलेज पोजीशन ऑफ बिजनेसेस कहा है। तो यही सेम जो है यूरोजोन डेट क्राइसिस उसके टाइम भी हुआ था कि जो ग्रीस एंड स्पेन जो है दे कट वेलफेयर फंड्स। तो यहाँ पे ये जो जो कटिंग डाउन ऑफ वेलफेयर स्पेंडिंग है, इसका मेन रीजन क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, दे वांटेड दिस कॉन्फिडेंस, दिस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं दे हैड टू गिव इन। फिर यहीं पे एक पॉलिसी बायस दिखता है, क्योंकि जो जितने भी बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेट हैं, या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखनी चाहिए, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस दिखनी चाहिए। तो वो कहाँ दिखती है? जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कम होते हैं, लेबर प्रोटेक्शंस कम है, और प्राइवेटाइजेशन के लिए स्पेस ज़्यादा है। तो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो कितने भी नेशनलिस्ट हो, चाहे वो कितने भी क्या कह सकते हैं, पीपल माइंडेड हो, लोगों के बारे में सोचने वाली हो, बट अल्टीमेटली दे हैव टू गिव इन फेवर ऑफ कैपिटल, इन फेवर ऑफ बिजनेसेस। सो यही उनकी प्रिविलेज पोजीशन है। फिर अब हम आते हैं ग्रामसी एंड हिज आइडिया ऑफ हिगेमनी। तो इसका एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि अंतोनियो ग्रामसी ने ये आइडिया कहा कि जो पावर है इन सब इंस्टीट्यूशंस के पास, स्पेशली जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रूलिंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके पास जो पावर है वो डायरेक्ट नहीं है, वो फोर्सफुल या कोऑर्सिव नहीं है। उनके पास वो नैरेटिव है जिससे दे विन द कंसेंट ऑफ पीपल, ताकि लोगों को जो भी ये इनइक्वलिटी है, द स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी, इट अपीयर्स नेचुरल। सो यहाँ पे ग्रामसी के अकॉर्डिंग कि पावर इज डिवाइडेड इनटू टू स्पेयर। फर्स्ट स्टेट है जिसके अंदर जितने भी ये इंस्टीट्यूशन है, पुलिस, कोर्ट, गवर्नमेंट वगैरह, और सेकंड सिविल सोसाइटी जिसमें स्कूल, मीडिया, चर्चेज, यूनिवर्सिटी, कल्चर। तो यहाँ पे जो रूलिंग क्लास है इट डोमिनेट बोथ दी स्पेयर्स। सो जो ये जो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशन, इनको तो डायरेक्टली इनको मैन कर सकती है, हैंडल कर सकती है कि इन सब के अंदर जो पर्सनल है वो उसी रूलिंग क्लास के हैं। बट सिविल सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए दे दे स्प्रेड देयर ओन आइडियाज, डोमिनेंट आइडियाज, और वो डोमिनेंट आइडियाज दे आर spread via propaganda, they are propagated। so ultimately लोगों को वो आइडियाज नेचुरल लगते हैं। फिर अब हम आते हैं सेकंड जो पावर एलीट थियरी है। तो यहाँ पे इस सेकंड टाइप में जो जो सेम आइडिया उसका सेम है कि आखिर स्ट्रक्चर जो पावर है, जो स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पावर है, उसमें पावर असल में है किसके पास? तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने देखा है कि वो पावर रूलिंग क्लास के पास है। सेकंड जो आइडिया है ये कहता है कि पावर जो है इट इज इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स, जो इन सब की इंस्टीट्यूशन, जो स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट हो गया, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, मिलिट्री है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, थिंक टैंक्स है, और मीडिया हाउसेज हैं, एक्सपर्ट बॉडीज हैं। इन सब में जो टॉप पोजीशंस हैं वो इन एलिट्स के पास है। तो अल्टीमेटली वो पावर जो है वो इन्हीं के बीच में रिवॉल्व होती रहती है। फिर ये आइडिया जो है ये दिया हुआ राइट मिल्स के द्वारा इन हिज बुक द पावर एलीट।
सो उसके अकॉर्डिंग अमेरिका में जो जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकॉनमी है, उसमें पावर तीन मेजर इंस्टीट्यूशन के पास ही थी। फर्स्ट बिग कॉरपोरेशन, फिर जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और थर्ड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और पावर जो है वो इसी स्पेयर में या इन्हीं कह सकते हैं तीन डोमेन के अंदर रिवॉल्व हो रही थी, विच ही कॉल्ड पावर एलीट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ये पावर एक्सरसाइज कैसे होती है। आइडिया है इंस्टीट्यूशनल कमांड। तो इंस्टीट्यूशनल कमांड को आप कह सकते हैं शेयरिंग अ सिमिलर व्यू। तो या फिर दूसरा कह सकते हैं कि इट्स लाइक हैंडलिंग मेजर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हम तीन डिफरेंट ब्रांच ले सकते हैं, जो अभी मिल्स के बुक में देखा है कि ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तीन एजेंसीज हैं और तीनों डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड है। ले तो फिर वो तीनों मिलकर किस तरह से वो पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड व्यू को या पूरी पॉलिटिक को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो होता है इंस्टीट्यूशनल कमांड। अगर वो इंस्टीट्यूशन अगर आपके हाथ में है तो डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। तो इसमें जनरली ये इंस्टीट्यूशनल कमांड के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशंस होता है। इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन मतलब ये तीनों इंस्टीट्यूशन या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर्क इन नेक्सस और कोल्यूजन। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ साठ घाट बैठाकर वो चीज चलाते हैं। जैसे ये आइडिया देख सकते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं, जिसमें बिजनेसेस और मिलिट्री दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आइडिया है वो इसको कह सकते हैं सोशल सिमिलैरिटी। अब सोशल सिमिलैरिटी का आइडिया ये है कि ये पावर जो है इन सब स्ट्रक्चर्स के पास है, इन सब इंस्टीट्यूशंस के पास है। अब इन इंस्टीट्यूशन को जो लोग हैंडल कर रहे हैं, those who are occupying these positions, what if they share the same background, they they share the same social space? तो अगर ऐसा होगा, यानी ये सारे लोग जो है फिर एक ही सोशल नेटवर्क के पार्ट हो जाएंगे। तभी तो वो एलीट ग्रुप हो गया कि अब यही लोग जो है इनके फिर सिमिलर क्लास बैकग्राउंड है, सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर प्रेफरेंस है, सिमिलर लाइफस्टाइल है। तो ये आइडिया ऐसे आए कि यही जो सेम मिल्स की बुक में से, पावर एलिट में से, कि जो जो बिजनेस कह सकते हैं, जो कॉरपोरेट बिजनेसमैन हैं, वो फिर जो मिलिट्री जनरल हैं वो, और फिर टॉप ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे शेयर सर्टेन सिमिलर थिंग, कि वो सेम सिमिलर इलीट यूनिवर्सिटी जो है वो उनसे ग्रेजुएट है। फिर उनकी लाइफस्टाइल, उनकी आउटलुक, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनका सोशल उनकी सोशल गैदरिंग, उनकी प्रेफरेंसेस, वो सारी सिमिलर है। तो इसी के साथ फिर एक और पैटर्न क्रिएट हो जाता है, सेम सोशल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जिसमें यहाँ पे उनकी जो इलीट प्रायोरिटीज हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, मार्केट कॉन्फिडेंस, वो सब फिर वो वही लोग कंट्रोल करते हैं। अगेन उसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ दैट शेयर्ड सोशल नेटवर्क। क्योंकि सबके सब जो है वो वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे निकले हैं। फिर उसके बाद फिर जिस भी जगह पे वो अपने रिक्रिएशन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर अपनी इंटर्नशिप के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, और कह सकते हैं गैदरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ भी गए तो वो सबके सब एक शेयर्ड स्पेस है। तो उस शेयर्ड स्पेस में दे और दे आर ऑल्सो, आई नो, occupied, they are also concentrated, limited in that shared space। तो उसकी वजह से भी ये उन सब के जो व्यूज हैं वो सब सेम है। सेकंड जो थर्ड जो चीज है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी। तो रिवॉल्विंग डोर के अंदर क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन, जो फर्स्ट वाले हम बताया था कि दैट इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन,
तो इंटर इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन या रिवॉल्विंग डोर जैसे भी समझो। तो एक टॉप आईएएस ऑफिसर है, वो रिटायरमेंट के बाद एक कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन कर लेता है। तो यानी वो ऑलरेडी वो चीज़ जो है वो सांठ गांठ पहले ही हो चुकी है कि आपको एक फेवरेबल पॉलिसी है, उसमें आपको एक एक अच्छा डिसीजन देना है, एक सपोर्टिव डिसीजन देना है, तो उसके बाद आपको जो रिटायरमेंट के बाद जो है आपको काम मिल जाएगा। सिमिलरली जजेस जो हैं जुडिशरी, उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो थिंक टैंक में जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस में जाते हैं, या जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे यही जो आइडिया है वो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है। ऐसे है ना, एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस ऑफिसर एक कॉर्पोरेट बोर्ड ज्वाइन करता है, एक मिलिट्री ऑफिसर जो है वो एक डिफेंस कंसल्टेंट या डिफेंस थिंक टैंक में चला जाता है, एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो सिमिलरली पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है, या फिर एक जो मिनिस्टर जो है वो किसी ग्लोबल एजेंसी का पार्ट हो जाता है। तो ये जो शेयर्ड स्पेस है, शेयर्ड एलीट कल्चर है, ये अगेन फिर एक एक्ट एज ए डीप एको चैम्बर जो सिमिलर जो प्रायोरिटीज हैं उन्हीं को आगे लाते रहता है। फिर ये जो आपको नैरेटिव के अंदर पहले बताया कि ये जो एलिट्स हैं ये सिर्फ डिसीजंस इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो ये भी कंट्रोल करते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं और कौन सी बात को लिया जाए। यानी अगेन उनको पता है कि अगर उनके पास नैरेटिव है, अगर वो नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, तो प्रेजेंट सर्कमस्टांस रियल वर्ल्ड सर्कमस्टांस में, या फिर जो प्रेजेंट जो अनरेस्ट है, जो मॉडर्न अनरेस्ट है, उसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। आइडिया सेम है। पहले ही उन्होंने जैसे इंडिया का एग्जांपल दें तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, न्यूज़ हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बॉलीवुड हो गया, और म्यूज़िक हो गया, बुक्स हो गई, इसके थ्रू उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया है और उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग उस नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं। तो आज के टाइम में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कह सकते हैं क्लाइमेट की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, फिर पॉपुलेशन जो है अनमैनेजेबल है, लाइफ जो है अनबेरिंग है, जितने भी ये जो अनरेस्ट है, अब इनमें से कौन सा आइडिया जो है वो पॉलिटिकली लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि दैट आइडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो अब मास कम्युनिकेशन में लोगों तक कौन सी चीज पहुंचनी चाहिए, वो भी तो वो कंट्रोल करते हैं। सो अगर वो कंट्रोल कर ले कि कोई आइडिया वो जो है उसको वो एल्गोरिदम के थ्रू उसको डोमिनेंट बना दे, और जो भी आइडिया है जो उनकी पावर को रिड्यूस करे उसको वो अगर एक्सक्लूड कर दे, उसको वो हटाई दे, तो अगेन लोगों को तो जो 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 मास स्केल पे तो लोगों को वो नैरेटिव दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है कि उनके पास यू नो जो कंपटीशन है वो किस किस तरह से, जो एलिट्स के बीच में कंपटीशन जो है वो किस तरह से होता है। तो वो जो एलिट्स जो है वो भी compete करते हैं। जितने भी आपको बताया ना कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर के, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, जो इन्वेस्टर्स हो, बिजनेसमैन हो, तो उन एलिट्स के बीच में भी वो कंपटीशन होता है, वो फ्रिक्शन होता है, वो राइवलरी होती है। बट ये है कि वो पावर वो स्ट्रक्चर में ही मेंटेन रखते हैं। तो उनके बीच में जो जो स्ट्रगल है, जो राइवलरी है, वो एक बहुत ही कम जोन में, एक बहुत ही लिमिटेड स्केल पे रहता है, ताकि पावर जो है अल्टीमेटली उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के पास रहे। तो इसी वजह से जितने भी डेमोक्रेसीज हैं या जितने भी कंट्रीज हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल चेंज होता है, पावर चेंज होती है, लेफ्ट से राइट पे जाती है, राइट से फार राइट में चली जाती है, फार राइट से फार लेफ्ट में चली जाती है। इस तरह से जैसे बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर दूसरी गवर्नमेंट, इस तरह से चेंज हो रही है। तो पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, लेकिन सोशली जो लाइव्स हैं दे आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। कारण यही है कि चाहे वो लेफ्ट की बात करें,
कि मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, दोनों ही जो है दे बिलोंग टू द सेम एलिट्स, सो दे हैव द सेम शेयर्ड नेटवर्क, द सेम शेयर्ड स्पेस। वर्ल्ड व्यू जो है, दे मे lie on different sides of a spectrum, but ultimately they are bound by this structure। उनको वो इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रक्चरल पावर है उसको प्रिजर्व करनी है। फिर जो थर्ड आइडिया है, इट इज अबाउट डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। तो डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब पावर इज एक्सरसाइज बाय पीपल या रूल बाय पीपल। तो ये जो डायरेक्ट रूल जो है ये छोटी जगह पे हो सकता है, स्मॉल सिटी स्पेस के अंदर हो सकता है, वार्ड लेवल पे, विलेज लेवल पे, वहां पे हो सकता है। बट अगर ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की बात करें, आज की जो यू नो ethnically diverse, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस, या फिर the society that shares lot of interest that crisscross across a whole wide domain। ऐसी सोसाइटी जिसको हम खुद डिफाइन नहीं कर पाते कि आज की सोसाइटी जो है उसमें किस तरह के इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, ऐसी सोसाइटी डेमोक्रेसी की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके थ्रू गवर्न नहीं कर सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो आज के टाइम में इस ऐसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास खुद के काम है, खुद की फैमिली है, इवन खुद का सर्वाइवल है। तो ऐसे में ये जो गैप जो है कि डेमोक्रेसी को सरवाइव भी करना है, पावर भी लोगों के पास रहनी चाहिए, बट लोगों के पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पावर जो है इट इज आउटसोर्स टू दोज डेमोक्रेटिक इलिटिस्ट। सेम वही इलीट्स हैं बट दे आर डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो एक तरह से दिस थियरी एज्यूम्स कि एलिट्स आर इनएविटेबल, क्योंकि वी नीड दैट पीओसी, वी नीड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, हम लोगों को जॉब चाहिए, हम लोगों को प्रॉब्लम जो है उनको हैंडल करना है। और हम सब लोग जो है अपनी खुद की जो लाइफ है उनके अंदर भी वी आर प्री ऑक्यूपाइड। तो ऐसे में हम हम चाहते हैं कि ऐसा कोई हो, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जो ये सब काम कर ले। तो उस हिसाब से वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी एक इलीट हो गया। और ये आइडिया जो है इट वाज क्लियरली स्टेटेड इन शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर्स बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो उसके अकॉर्डिंग जो कॉमन विल है, कॉमन विल हियर मीन्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, वो पॉसिबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, दे चूज देयर लीडर्स, यानी इट इज बाय सेलेक्टिंग हु इज गवर्निंग। तो शुम्पेटर के अकॉर्डिंग दिस मेथड, this selection, this outsourcing of representation, it is an honest one because you know जो हमारी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग सब के सब प्रैक्टिकली हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर आता है कि सेम एलिट्स व्हेन दे एंटर दिस डेमोक्रेटिक एरिना, दे बिकम डेमोक्रेटिक एलिट्स। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक एलिटिज्म, इसके सिंपल आइडियाज हैं। फर्स्ट, सबके सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो पावर जो है इट इज गिवन टू स्मॉल माइनॉरिटी। और फिर वही स्मॉल माइनॉरिटी जो है, दोज एलिट्स, पावर फिर उन्हीं के अंदर आसपास वो रिवॉल्व होती रहती है। फिर सेकंड जो है, एलिट्स आर नेसेसरी, क्योंकि वी नीड स्पेशलिस्ट, वी नीड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यू नो जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो वो क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कि कौन सा पर्सन है जिसके जो चेन ऑफ कमांड में उसके उसके पास वो कमांड पहुंच जाए। तो जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, मिनिस्टर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, एक्सपर्ट्स हो गए, डॉक्टर्स वगैरह, तो ये सब जो है ये ऑल दीज प्रोफेशनल्स दे आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड दोज एलिट्स आर नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फंक्शनल नेचर। फिर जो डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे, ये इट बिकम्स एन अरीना ऑफ कंपटीशन अमंग एलिट्स। तो पावर जो है अभी भी उन्हीं इंस्टीट्यूशन के पास है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट, जजेस या एक्सपर्ट्स की बात करें तो दे आर होल्डिंग द सेम स्पेस। द पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कॉर्पोरेट हाउसेस, फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो ये पावर जो है उन्हीं इंस्टीट्यूशन के पास है। उनको जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, द पीपल हु आर हैविंग these positions,
दे आर बिकमिंग द न्यू एलिट्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेटली जो कंपटीशन है वो डेमोक्रेटिक आइडिया या डिफरेंट सोशल आइडियाज की जगह पे उन्हीं एलिट्स के बीच में हो जाता है, क्योंकि एक नया सोशल आइडिया लाने के लिए उस पर्सन को एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसको फंड चाहिए। अगर उसके आइडियाज जो हैं वो अगर जो ये इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर है, उनको पसंद नहीं आए, तो वैसे ही उसके आइडियाज मेन स्ट्रीम में आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी वो नैरेटिव जो है वो समझ में आ रहा है। लोगों को जो नैरेटिव समझ में आ रहा है, तो वो कोई भी जो अनरियलिस्टिक या फिर कोई रेडिकल आइडियाज हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। फिर अगर लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करें, तो यही जो एलिट्स हैं या यही जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस आइडिया को मेन स्ट्रीम में आने नहीं देंगे, उसको मास अपील तक पहुंचने देंगे नहीं। और फिर इतने फ्रिक्शन के बाद कोई भी आइडिया जो है वो अगर ऊपर पहुंचता है, तो अल्टीमेटली वो एक रेवोल्यूशन होता है। फिर अब डेमोक्रेटिक एलिटिज्म में अब जो इलेक्शंस हैं, दे हैव अ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव अ क्लियर माइलस्टोन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो ये है कि अगर एलिट्स गवर्न कर रहे हैं, लेट्स से वही एलिट्स जो हैं वो तीन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब लोगों के पास जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी टूल है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट पीरियोडिक जजमेंट के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस एलीट को किस स्पेक्ट्रम को लेके आए। बाकी डेमोक्रेसी जो है आज के टाइम में एक रूल ऑफ एक गेम बन गया है, जिसके रूल्स जो है, इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, कंपटीशन जो है वो फ्री होना चाहिए, मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन्स हो, सिविल लिबर्टीज जो बेसिक जो गेम के रूल है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, और जो ट्रांजिशन है, पावर ट्रांजिशन, इट मस्ट बी पीसफुल। फिर यह है कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट जो सिटीजन्स जो हैं, अब उनके पास कोई रियल पावर नहीं है। रियल पावर जो है जो डेमोक्रेटिक एलिट्स हैं उनके पास है, और लोग जो है वो बस वंस इन ए फ्यू ईयर वो फिर उसी चीज़ को जज करते हैं कि कौन सही है, कौन मतलब किस एलिट को पावर दी जाए। दे हैव बीन रिड्यूस टू सिंपली पैसिव वोटर्स। फिर सेकंड जो है अनइक्वल कंपटीशन। अनइक्वल कंपटीशन जो भी आपको बताया कि अगर किसी रेडिकल आइडिया या किसी डिफरेंट आइडियाज़ को आना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी, फिर उसको कैंपेनिंग, फिर कैंपेनिंग के लिए फाइनेंसिस चाहिए। तो ये जो एलिट्स हैं, डेमोक्रेटिक एलिट्स और डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उन्हीं को फिर जो फाइनेंस करेगा, जो पैसा उनको देगा, वो उन्हीं की बात सुनेंगे। अब ये तीनों पर्सपेक्टिव है जिनका कंपैरिजन है। और अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आपके पास कमेंट एंड कम्युनिटी सेक्शन दोनों हैं। थैंक यू।